नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, एडवर्ब्स की हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने एडवर्ब्स की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, बेसिक टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के एडवर्ब्स होती हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। तो उम्मीद है आपको पिछली क्लास पसंद आई होगी। उसके रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सुझाव दीजिएगा। आज की क्लास में हम एडवर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स, उनको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सबसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक ये फ्री इंग्लिश ग्रामर की जानकारी मुहैया करवाई जा सके। यही हमारा अंतिम उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए आज का जीएस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है कि एक इंडियन ऑथर को रिसेंटली द बुकर प्राइज़, फेमस बुकर प्राइज़, इससे नवाजा गया है। दोस्तों, लिटरेचर के फील्ड में बुकर प्राइज़ को आप ऐसा मान सकते हैं कि जिस तरीके से फिल्म जगत में ऑस्कर होता है सबसे फेमस प्राइज़, उसी तरीके से अगर आप लिटरेचर के फील्ड में देखें तो नोबेल प्राइज़ का, लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ और बुकर प्राइज़, दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक इंडियन ऑथर को भी ये बुकर प्राइज़ से नवाजा गया है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जिस किताब या जिस वर्क के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है, वो किताब का नाम आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दूसरा ऑप्शन टॉम्ब ऑफ सैंड, थर्ड ऑप्शन इज द गाइड, और फोर्थ ऑप्शन ए फाइन बैलेंस। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। सही होता है, गलत होता है, डजेंट मैटर, आपका प्रयास, आपका अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से फटाफट जाकर के कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिनका जवाब सही नहीं होगा उन्हें मैं थम्स अप और हार्ट शेप जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि एडवर्ब्स को आप किस तरीके से यूज करते हैं, उनको पोजीशन कहां पर किया जाता है। एडवर्ब की पोजीशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे रिलेटेड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं एसएससी एग्जाम्स में कि एडवर्ब को उन्होंने किसी जगह पर प्लेस कर दिया। अब दोस्तों, एडवर्ब का जो बेसिक फंक्शन है ये आपको पता है कि वो सेंटेंस में आकर के वर्ब या एक्शन जो हो रहा है उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी आपको देता है। लेकिन वो एडवर्ब आपको किस जगह पर प्लेस करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एडवर्ब को बिना सोचे समझे कहीं पर प्लेस कर दिया तो उसका अर्थ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं पोजीशन की। और पोजीशन के अंदर सबसे पहला नियम ये है हमारे पास कि एडवर्ब्स आर जनरली यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स, कि जो भी आप एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हो उसे आप एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल करोगे। कैसे? जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, नाउन के लिए आपने यहां पर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया और इस एडजेक्टिव से पहले आप एडवर्ब इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसी तरीके से द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, इस वर्ब के लिए, ये वर्ब है दोस्तों रन्स, इसके लिए ये एडवर्ब है। ठीक है, और इस एडवर्ब को फिर से ये क्वालिफाई कर रहा है, तो दिस इज अनदर एडवर्ब। इज इट क्लियर? तो आपको दोस्तों ये ध्यान देना है कि सेंटेंस में जब कभी भी आप एडवर्ब का इस्तेमाल करें तो उसे एडजेक्टिव से या दूसरी एडवर्ब से पहले प्लेस करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करें। दूसरा नियम यह कहता है कि एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप सेंटेंस में वर्ब कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंट्रांजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इंट्रांजिटिव याद कर लीजिए, वर्ब के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जिसका असर ऑब्जेक्ट पे पास ऑन ना हो, ट्रांजिट ना हो, ऐसा वर्ब क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे स्लीप,
ठीक है, तो हम ये कहें कि राधा इज स्लीपिंग, तो जरूरी नहीं है कि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल की जाए, यानी कि ये जो स्लीप काम है इसका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर असर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई आप वर्ब इस्तेमाल करते हो और उस वर्ब के साथ में फिर क्या करते हो, एडवर्ब लगाते हो, तो वो एडवर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आएगी, आफ्टर आएगी। ठीक है, राधा इज स्लीपिंग, राधा सो रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एडवर्ब का इस्तेमाल करूं, राधा इज स्लीपिंग फास्ट। अब ये मत कहना दोस्तों वो सर तेजी से सो रही है, नहीं नहीं नहीं, स्लीपिंग फास्ट का मतलब होता है वो गहरी नींद में सो रही है। हाँ, इसको एक दूसरा तरीका भी है, हम ये कह सकते हैं राधा इज एस्लीप, वो सोई हुई है। ठीक है, राधा इज फास्ट एस्लीप। अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा फर्क है, समझिएगा। ये जो दो सेंटेंस है, राधा इज स्लीपिंग, राधा सो रही है, राधा इज स्लीपिंग फास्ट यानी कि राधा गहरी नींद में सो रही है। अब अगर मैं ये कहूं कि राधा इज एस्लीप, राधा सोई हुई है, तो ये दोस्तों यहां पर एडवर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये राधा की विशेषता बता रहा है कि राधा किस स्थिति में है, सोई हुई स्थिति में है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। और ये फास्ट, ये एडजेक्टिव के लिए विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, और पहला नियम आपने पढ़ा है कि एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गई पिक्चर? क्यों सर, यहां पर तो फास्ट हमने पहले इस्तेमाल किया है और यहां पर फास्ट बाद में इस्तेमाल किया है। अगर आप इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो तो एडवर्ब बाद में आएगी, अगर आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हो तो एडजेक्टिव से तो पहले आएगा। इज इट क्लियर? इस तरीके से दोस्तों आपको चीज को पॉइंट बाय पॉइंट समझना है। रटने लगे कि सर जब हम स्लीपिंग वर्ब ले रहे थे तो उसके बाद में लगा दी, वो रटने वाली विद्या मत लीजिए, समझ करके लीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम को समझते हैं। थर्ड पॉइंट इज एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बात कर ली इंट्रांजिटिव वर्ब की, अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस में, तब सर क्या होगा। ट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों वो होती है जिसका असर ऑब्जेक्ट पर पास ऑन होता है। तो इसका मतलब सर सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट भी जरूर मिलेगी। तो अगर हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों के बाद में आप एडवर्ब को प्लेस करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में आप एडवर्ब को प्लेस करेंगे। इज इट क्लियर? जैसे शी अटैक्ड हर एनिमी, उसने अपने शत्रु पर हमला किया। इज इट क्लियर? ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, और ये क्या है, अटैक किया। किस पर किया? अपने शत्रु पर, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोस्तों अटैक किया तो इसका असर इस एनिमी पर पड़ रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें यहां पर एडवर्ब इस्तेमाल करनी है, उसने अटैक किया, बहुत जोरदार हमला किया, शी अटैक्ड हर एनिमी बैडली, बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर हमला किया, तो ये जो एडवर्ब आपने इस्तेमाल करी है, ये एडवर्ब कहां पर लगाई जाएगी, वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बाद में, आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में लगाई जाएगी, इन दोनों के बीच में भी फिट नहीं होगी। वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके बाद में आप एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे अगर ट्रांजिटिव वर्ब ले रहे हो तो। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आप ट्रांजिटिव वर्ब ले रहे हो। इन ट्रांजिटिव में भी यही होता है, बट वहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला नियम, एडवर्ब इज यूज्ड बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। अगर आप सेंटेंस में दोस्तों दो वर्ब ले रहे हैं, एक तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी और एक होगी आपकी मेन वर्ब, तो आपको एडवर्ब को कहां पर इस्तेमाल करना है, वहां पर आप एडवर्ब को दोनों के बीच में इस्तेमाल करोगे। कैसे? देखिए, जैसे रमेश इज ऑनर्ड, रमेश का सम्मान किया गया है, रमेश को सम्मान दिया गया है, रमेश इज ऑनर्ड। ठीक है, अब अगर हम ये कह दें कि रमेश को बहुत बड़ा सम्मान मिला है, ठीक है, उसको बहुत भारी भरकम सम्मान दिया गया है, रमेश इज हाईली ऑनर्ड। ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना,
वाहवाही करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि रमेश को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है, अब दोस्तों ये जो एडवर्ब है ये कहां पर आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ये तो दोस्तों हो गई आपकी मेन वर्ब कि भाई सम्मान दिया जाना, ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आप पढ़ चुके हैं, क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इनमें टू बी, टू डू, टू हैव, ये वाली फैमिली पूरी की पूरी आती है। और आपकी कौन सी आती है, मोडाल ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब कोई है और मेन वर्ब है, उनके बीच में आप किसको फिट करेंगे, एडवर्ब को फिट करते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, जैसे शी हैज ऑफन टोल्ड मी दिस, शी हैज ऑफन टोल्ड मी अबाउट इट, उसने मुझे अक्सर इस चीज के बारे में बताया है। अब समझिए, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये आपकी हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने बताया ना, टू बी इज एम आर, वाज वर, बीन और बीइंग। टू डू में डू डिड डन, टू हैव में हैज हैव हैड, तो ये आ गया ना आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसके बाद में टोल्ड, बताना, ये मेन वर्ब है, उसने बताया, उसने अक्सर बताया। तो ये कौन सी वाली एडवर्ब आ गई दोस्तों, ये जो ऑफन है, कल की पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, ऑफन का मतलब कई बार, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। तो ये दोस्तों कहां पर प्लेस की जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इसको आप प्लेस करेंगे, ठीक है। जिस किसी सेंटेंस में आपके पास मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों हैं, तो एडवर्ब को आप इन दोनों के बीच में प्लेस करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन टू ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर किसी सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएं सर, तब क्या करेंगे, तब सर उन दोनों के बीच में प्लेस किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही विल बी हैप्पी, वो खुश हो जाएगा, ठीक है, ही विल बी हैप्पी। अब अगर ये कहें ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, वो हमेशा खुश रहेगा, तो सर विल जो है ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, बी ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब क्या हुआ सर, विल और ऑक्सिलरी वर्ब ये दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब है, इनके बीच में क्या इस्तेमाल कर दी गई, एडवर्ब इस्तेमाल कर दी गई, ऑलवेज, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अगर आपके पास सेंटेंस में, अब दोस्तों यहां पर आपके पास मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, मेन वर्ब नहीं है यहां पर दोनों की दोनों क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो एडवर्ब को कहां पर आप प्लेस करेंगे, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच में प्लेस किया जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। चलिए अगले नियम की बात करते हैं। एडवर्ब्स लाइक ओनली, मियरली, सोलली या चीफली, दीज आर यूज्ड जस्ट बिफोर द वर्ड दे मॉडिफाई। इनको आप कहां पर इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड के जस्ट पहले जहां पर जिस शब्द को ये मॉडिफाई कर रहे हैं उसके जस्ट पहले आप इनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओनली ही गेव मी 10 रुपीज। समझिएगा दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो में और कहीं ध्यान दिया हो ना दिया हो, इस पॉइंट पर दोस्तों जरूर ध्यान देना। एडवर्ब का क्रक्स है ये, ठीक है, हाईलाइट है। ओनली ही गेव मी 10 रुपीज, क्या मतलब है इसका, कि केवल उसने मुझे 10 रुपए दिए, ठीक है। अगर मैं ये कहूं ही ओनली गेव मी 10 रुपीज, तो क्या ये सेंटेंस सर सही है। सर अगर ये सही है तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा, अगर ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला गलत हो जाएगा। अब अगर मैं ये कहूं ही गेव ओनली मी 10 रुपीज, सर अब तो इन तीनों में से केवल एक ही सही होगा, बाकी दो गलत होंगे। अब वो कौन सा है सर, कैसे पता करें, इससे पता चलेगा। सर ये तो आपने अब चौथा वाला भी ऐसा ही कर दिया, बस इसकी ओनली की पोजीशन चेंज करते जा रहे हो। हाँ, इस ये जो एडवर्ब है ना ओनली, इसने दोस्तों इन चारों सेंटेंसेस को बिल्कुल करेक्ट बनाया है।
ये चारों सेंटेंस करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। फ़र्क क्या है, इन चारों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एडवर्ब्स होती हैं जैसे ओनली, मियरली, सोलली या चीफली, इन एडवर्ब्स को आप जहां पर इस्तेमाल करना चाहते हो, जिस वर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हो उसके जस्ट पहले इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अगर आप उसको और कहीं इधर उधर लगा दिया तो अर्थ चेंज हो जाएगा सेंटेंस का, और अगर अर्थ चेंज हुआ तो फिर जिस जगह आप सेंटेंस को फिक्स करना चाहते हो, जिस संदर्भ में लगाना चाहते हो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, ये चारों सेंटेंस एक्चुअली गलत सही है। ओनली ही गेव मी 10 रुपीज, केवल इस आदमी ने, जो वो ही है, केवल इस आदमी ने मुझे 10 रुपए दिए और किसी ने 10 रुपए नहीं दिए। क्लियर, पहली चीज। दूसरी, ही ओनली गेव मी 10 रुपीज, उसने केवल मुझे 10 रुपए दिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, मतलब इसके अलावा और कोई मदद नहीं की, केवल 10 रुपए की मदद की। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि मेरे को 10 रुपए की मदद करना। ठीक है, ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे 10 रुपए की मदद करना ये इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरे वाले में अब क्या हुआ, ही गेव ओनली मी 10 रुपीज, उसने केवल मुझे 10 रुपए दिए और किसी को 10 रुपए की मदद नहीं करी, या कोई और मदद नहीं करी, उसने केवल मुझे 10 रुपए दिए। तो यहां पर कौन इंपॉर्टेंट हो गया, मी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चौथा वाला, ही गेव मी ओनली 10 रुपीज, उसने मुझे केवल 10 रुपए दिए, इसके अलावा और कोई मदद नहीं करी। ठीक है, उसने मुझे केवल 10 रुपए की मदद करी, 11वां रुपया भी नहीं दिया उसने मुझे। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो गया, 10 रुपए। तो इस तरीके से ये जो ओनली शब्द जिसके पहले आ रहा है उसको मॉडिफाई करेगा, उसको इंपॉर्टेंट कर देगा, उसके बारे में जानकारी देगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो एडवर्ब्स हैं आपकी ओनली, मियरली, सोलली या चीफली, ये आपको उस जगह प्लेस करनी है जिसके बारे में आप मॉडिफाई करना चाहते हो, जिसके बारे में एडिशनल जानकारी देना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरीके से सेंटेंस जो है अक्सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहां पर लगना चाहिए। इज इट क्लियर, अब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, जनरली, रेयरली, ये जो है सारी क्या है, फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब्स हैं। ठीक है, इनको आप कहां पर इस्तेमाल करते हो, दे आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, इनको आप उस जगह इस्तेमाल करते हो जहां पर जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करने वाले हैं। जैसे द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, उगना, सूर्य का उगना, तो इसलिए ऑलवेज जो है राइज के पहले आएगा। द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, या हम ये कहें शी समटाइम्स गोज टू बेड अर्ली, वो कभी कभी जल्दी सोने चली जाती है या जल्दी सो जाती है। तो समटाइम्स क्या बता रहा है, उसकी ये जो सोने की आदत है इसके बारे में बता रहा है, इसलिए गोज के जस्ट पहले आएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब्स हैं दोस्तों, रेयरली, सेल्डम या समटाइम्स या ओकेजनली या यूजुअली या ऑलवेज, ठीक है, ये सारी जो एडवर्ब्स हैं दोस्तों, ये कहां पर प्लेस करी जाती हैं, उस वर्ब से जस्ट पहले जिसको ये मॉडिफाई कर रही हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि ये वर्ब के ही जस्ट पहले आएंगी, क्योंकि भाई एडवर्ब है तो किसी ना किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रही होगी सेंटेंस में, उसके जस्ट पहले आप इनको प्लेस कर देते हैं। और आप कह सकते हैं जैसे शी सेल्डम कम्स लेट, कि वो कभी कभार लेट आती है, शी सेल्डम कम्स लेट, तो कम यानी आना, लेट आना, तो सेल्डम जो एडवर्ब है ये कम के जस्ट पहले आएगी, शी सेल्डम कम्स लेट, कि वो बहुत कम बार ही लेट आती है। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आई बात। तो फ्रीक्वेंसी वाली जो दोस्तों एडवर्ब्स हैं, ये जिस वर्ब को मॉडिफाई कर रही हैं उसके जस्ट पहले इनको प्लेस किया जाएगा। इज इट क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं अगले नियम की, कि इफ वर्ब्स लाइक कम, गो, अराइव, एंटर, ये आपके पास अगर वर्ब्स हैं तो दीज आर फॉलोड बाई एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। इनके सॉरी इससे पहले एक और पॉइंट रह गया, सॉरी 8th पॉइंट दोस्तों, पहले ध्यान दीजिए कि अगर एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, 3 तरह की एडवर्ब अगर हैं, कौन कौन सी, मैनर, प्लेस और टाइम, मैनर, प्लेस और टाइम, इनको हम क्या कह देते हैं, MPT, मैनर, प्लेस
और टाइम। अगर आपके पास ये तीनों तरह की एडवर्ब्स हैं एक ही सेंटेंस में, तो दोस्तों क्या किया जाएगा सर, किसको पहले रखें किसको बाद में रखें? भाई आमतौर पे तो आप कह देते हैं कि भाई जो बड़ा है वो पहले आ जाओ, उससे छोटा बाद में, सबसे छोटा सबसे बाद में। इनमें कैसे डिसाइड किया जाएगा सर? इनमें आप क्या डिसाइड करेंगे? तो सीक्वेंस कौन सा फॉलो किया जाएगा सर? एमपीटी का। सबसे पहले मैनर की एडवर्ब, उसके बाद में प्लेस की एडवर्ब, और उसके बाद में टाइम की एडवर्ब। ठीक है, उल्टा मत कर देना। एमपीटी, इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए कि सबसे पहले मैनर, प्लेस और उसके बाद में टाइम। इसी तरीके से आपको चलना है। ठीक है, जैसे विपुल वेंट देयर सीक्रेटली। विपुल वहां चोरी छुपे गया। ठीक है, इज इट क्लियर? एक सेंटेंस मैंने आपको दे दिया कि विपुल वेंट देयर सीक्रेटली, और आगे बता दूं यस्टरडे, कल। ठीक है, अब तीनों चीज हो गई दोस्तों इसमें। विपुल वहां गया, चोरी छुपे गया, और कल गया था। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ये एडवर्ब हो गई देयर, प्लेस की। सीक्रेटली, चुपचाप गया, मैनर की हो गई। और यस्टरडे, टाइम की हो गई। ठीक है, तीनों तरह की एडवर्ब हो गई। लेकिन दोस्तों देखिए, क्या ये सीक्वेंस ठीक है? नहीं सर, ये सीक्वेंस गलत हो रहा है। एमपीटी फॉलो नहीं हो गया, तो पीएमटी बन गया। इसको सही कीजिए। विपुल वेंट, क्या होगा? एमपीटी फॉलो करना है। विपुल वेंट सीक्रेटली, फिर प्लेस कीजिए देयर, और फिर टाइम कीजिए यस्टरडे। विपुल वेंट सीक्रेटली देयर यस्टरडे। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एमपीटी का जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, स्विफ्टली, तेजी से, एट होम, इन द, या यस्टरडे, बीते हुए कल। उसने एक पत्र लिखा बड़ी तेजी से, कहां पर? घर पर। और कब लिखा? बीते हुए कल, यानी कल की बात। ठीक है, तो मैनर, स्विफ्टली, तेजी से। एट होम, ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। एमपीटी आपको फॉलो करना मस्ट है, अगर तीनों हैं तो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर तीनों हैं तब सर एमपीटी फॉलो होगा। सर क्या मतलब, अगर दो हुई तो तब क्या एमपीटी फॉलो नहीं होगा? नहीं, तब नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट में समझिए कि अगर वर्ब कौन कौन सी हैं, कम है, गो है, अराइव है, या एंटर है, और इनके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, ठीक है, तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करोगे? सर एमपीटी था, उसमें से अब हमारे पास कौन कौन से हैं? प्लेस है और मैनर है। तो आप एमपी वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तब क्या चलेगा? पीएम चलेगा, एमपी नहीं चलेगा, पीएम चलेगा। अगर केवल मैनर और प्लेस हैं तो पहले प्लेस आएगी फिर मैनर आएगा। कैसे? ध्यान दीजिए। विपुल वेंट देयर सीक्रेटली, जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था, अभी उसी को देखिए। अब की बार मैं आपको क्या नहीं दे रहा हूं? टाइम नहीं दे रहा हूं। अगर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा तो आप क्या बनाओगे? विपुल वेंट देयर सीक्रेटली। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाली वर्ब्स होनी चाहिए, कम, गो, अराइव या एंटर। इस तरह की, आना, जाना, अंदर आना, बाहर जाना, इस तरह की अगर वर्ब्स हैं, और उसके बाद में आपको दो एडवर्ब मिल रही हैं, कौन कौन सी? मैनर की और प्लेस की, तो पहले आप क्या करोगे? पहले प्लेस लगाओगे फिर मैनर लगाओगे, उल्टा कर देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो सब लोग क्या करते हैं, एक बार एमपीटी याद कर लिया और हर जगह इसी को फॉलो करते चलेंगे। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो वहां पर एमपीटी फॉलो नहीं होगा, वहां पर उल्टा हो जाएगा। पहले आप प्लेस मेंशन करोगे, प्लेस का एडवर्ब लगाओगे, उसके बाद में मैनर का एडवर्ब लगाओगे। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले नियम की बात करते हैं। इफ ए सेंटेंस कंटेन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आपके पास कौन कौन से हैं? प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम। पी एफ टी, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम,
तीन तरह की एडवर्ब हैं अगर किसी सेंटेंस में, तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा? यही सीक्वेंस फॉलो करना है, PFT। ठीक है, वहां पर पीछे आपने क्या पढ़ा था? MPT। अब क्या पढ़ रहे हैं? PFT। अगर प्लेस है, फ्रीक्वेंसी और टाइम है, तो सबसे पहले प्लेस वाला एडवर्ब, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब, और सबसे लास्ट में टाइम वाला एडवर्ब। किस तरीके से बना सकते हो देखिए, जैसे ही कम्स हियर, आपके पास प्लेस डेली, सॉरी, इन द मॉर्निंग। ही कम्स हेयर डेली इन द मॉर्निंग, कि वो यहां पर मॉर्निंग में आता है डेली। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए, इस वर्ब के लिए ये तीनों ही एडवर्ब हैं, यहां आना, डेली आना और सुबह में आना। ठीक है, ये तीनों ही एडवर्ब हैं। ये क्या है? प्लेस वाली एडवर्ब है, हियर। डेली क्या है? फ्रीक्वेंसी, रोजाना आना। और इन द मॉर्निंग क्या है? टाइम वाली एडवर्ब है। तो अगर आपके पास ये तीनों एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में आ रही हैं, तो आप कौन सा पैटर्न फॉलो करोगे? पहले प्लेस को लगाओगे, फिर फ्रीक्वेंसी को लगाओगे, और सबसे लास्ट में दोस्तों टाइम को लगाओगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर हैव टू एंड यूज्ड टू। अगर आपके पास हैव टू और यूज्ड टू ये शब्द सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एडवर्ब आप इनसे पहले लगा दोगे। जैसे I have to go to school on foot। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी आपको ये सेंटेंस बनाना हो कि मुझे पैदल जाना है, तो आप बाई फुट इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप ऑन फुट कहते हैं। मैं पैदल गया, आई वेंट ऑन फुट। ठीक है, पैर के ऊपर गया। हालांकि थोड़ा सा अजीब साउंड करता है, लेकिन इस्तेमाल इसी तरीके से, इसीलिए कहा गया है कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। ठीक है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो, ठीक है, मुझे जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। अब अगर मैं ये कहूँ मुझे अक्सर स्कूल पैदल जाना पड़ता है, दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल हुआ है। अब अगर मैं एक एडवर्ब इस्तेमाल करूँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मुझे अक्सर, ऑफन, तो क्या होगा? वो इस जगह इस्तेमाल किया जाएगा, आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, तो नियम हमारा यही है कि अगर आपको सेंटेंस में हैव टू या यूज टू का इस्तेमाल करना है, तो एडवर्ब इसके जस्ट पहले आएगी, आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि शी यूज्ड टू एग्री विद रमेश, शी यूज्ड टू एग्री विद रमेश, कि वो रमेश से सहमत हो जाया करती थी। यूज टू का मतलब होता है किसी पुरानी आदत को हो जाया करती थी। ठीक है, रमेश से सहमत हो जाया करती थी। अब अगर मैं यहां पर कोई एडवर्ब लगाना चाहूं, तो जैसे यही सेम एडवर्ब, शी ऑफन यूज टू एग्री विद रमेश, या शी ऑलवेज यूज टू एग्री विद रमेश। कोई भी आप एडवर्ब लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है? यूज्ड टू या हैव टू, इनके साथ में जब भी आप एडवर्ब लगाओगे, तो वो एडवर्ब कहां पर लगाई जाएगी? इनके जस्ट पहले लगाई जाएगी। शी ऑफन यूज टू एग्री विद रमेश, शी ऑलवेज यूज टू एग्री विद रमेश, शी नेवर यूज टू एग्री विद रमेश, वो कभी नहीं उससे सहमत होती थी। ठीक है, या शी नेवर यूज टू एग्री विद हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से कभी सहमत नहीं होती थी। तो जो भी एडवर्ब आप इस्तेमाल करोगे, वो यूज टू से पहले लगाई जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आई दोस्तों मेरी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और स्पेशल यूसेजेस की। जैसे अगर आपको टू का इस्तेमाल करना है, एक दोस्तों एडवर्ब है टू। ठीक है, इसको किस तरीके से यूज करेंगे आप, इसको कहां इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए जान लीजिए कि टू जो एडवर्ब है दोस्तों, ये सामान्यतया आप उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पर आप किसी वर्ब की नेगेटिव क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, बुरी क्वालिटी के बारे में। जैसे किसी व्यक्ति की कोई बुरी क्वालिटी है, जैसे रमेश इज लेजी, रमेश आलसी है। अब दोस्तों यहां क्या हो रहा है? सर यहां तो कोई एडवर्ब नहीं है भाई, रमेश आपका सब्जेक्ट है, वो एक नाउन है, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया। अब अगर मैं ये कहूं कि रमेश बहुत आलसी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? रमेश इज टू लेजी।
तो टू जो ये एडवर्ब है, इसने क्या किया, लेजी को क्वालिफाई कर दिया ना, बहुत आलसी, तो दिस इज एडवर्ब। तो ये जो टू इस्तेमाल किया जाता है, ये दोस्तों हमेशा किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव सेंस में, जहां पर आप किसी बुरी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप टू का इस्तेमाल करते हैं। टू लेजी, टू डल, या टू बोरिंग, ठीक है, द फिल्म वॉज टू बोरिंग, बहुत बोरिंग फिल्म थी, ठीक है। तो टू का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव क्वालिटी के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगली एक स्पेशल एग्जांपल, वो है वेरी का। टू का मतलब भी होता है बहुत, वेरी का मतलब भी होता है बहुत। अब सर ये वेरी कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये दोनों सेंस में इस्तेमाल हो जाता है, चाहे आप नेगेटिव क्वालिटी बता रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी बता रहे हो, दोनों जगह इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, आप यहां भी इस्तेमाल कर सकते हो कि वो बहुत सुंदर है। उसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो, दिनेश इज वेरी अगली, वो बहुत बदसूरत है। अब दोस्तों आप अच्छी क्वालिटी के लिए भी वेरी इस्तेमाल कर रहे हो और खराब क्वालिटी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो वेरी जो एडवर्ब है, ये आप दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप नेगेटिव क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो, दोनों जगह वेरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट यूज वेरी का दोस्तों क्या है, कि इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में इस्तेमाल करते हो। जैसे इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना दोस्तों भाई, वर्ब प्लस आईएनजी, इंटरेस्ट यानी कि किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, उसके साथ में आपने आईएनजी लगा दिया। अब दोस्तों ये केवल वर्ब नहीं रहा है, ये यहां पर क्या बन गया, पार्टिसिपल बन गया, इसके अंदर एडजेक्टिव का भी रोल आ गया है। स्टोरी कैसी, इंटरेस्टिंग वाली, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में दोस्तों हमेशा आप वेरी का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर मच का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि इट इज ए मच इंटरेस्टिंग स्टोरी, मच का मतलब भी क्या होता है, बहुत, ठीक है, इट इज ए मच इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है, ये यूसेज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब कभी आप पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके पहले आप वेरी एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे, मच का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, वर्जित है टोटली, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में ये वर्जित है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में आपको क्या लेना है, वेरी एडवर्ब लेना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अगली एडवर्ब की। अगली एडवर्ब जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है, वो है एगो, AGO, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, अक्सर ये जो चीज बीत गई है, जो चीज पास्ट में हुई थी, उनके बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे आई केम टू दिल्ली 10 years एगो, मैं, आई केम टू दिल्ली 10 years एगो, 10 साल पहले मैं दिल्ली आया था, ठीक है। तो जो काम आप पास्ट इंडेफिनिट में कह रहे हो, उसके साथ में आप एगो का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आई केम टू दिल्ली 10 years एगो, में आया था। तो ये जो एगो शब्द है, ये क्या बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, पहले, ठीक है। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, केम टू दिल्ली को, सॉरी, केम जो वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है कि कब आया था, 10 साल पहले आया था, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब है दोस्तों, ये कौन से टेंस में आप इस्तेमाल करेंगे, जो पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर आप किसी काम को कर तो दिया है, आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों एगो का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई हैव कम टू दिल्ली 10 years एगो, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। आप अगर पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, तो आप एगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में उसी काम को बना रहे हैं, तो वहां पर आप दोस्तों एगो शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात, एगो के बाद में कभी भी आप सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एगो इज नेवर फॉलोड बाई सिंस, एगो के बाद में कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे इट वॉज
10 years was 10 years ago that my grandfather died. मेरे दादाजी की मृत्यु हुई. 10 साल पहले की बात है. इट वॉज 10 years एगो दैट माई ग्रैंड फादर डाइड. तो एगो के बाद में दोस्तों दैट का इस्तेमाल होगा. अगर आप यहां पर दैट की जगह सिंस का इस्तेमाल करें कि इट वॉज 10 years एगो सिंस माई ग्रैंड फादर डाइड, क्योंकि अक्सर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं कि इतने समय से, तो वो सिंस का जो इस्तेमाल है वो दोस्तों गलत होगा. एगो के बाद में आप कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. आपको एगो के बाद में दैट का इस्तेमाल करना है. ठीक है, इज इट क्लियर? ध्यान रहेगा कि एगो इज नेवर फॉलोड बाई सिंस, एगो इज ऑलवेज फॉलोड बाई दैट. उसके बाद में दैट का इस्तेमाल कर सकते हो, सिंस का इस्तेमाल नहीं करना है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पास्ट इंडेफिनिट अगर आप बना रहे हो तो एगो का इस्तेमाल कर सकते हो. उसी काम को अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हो, क्योंकि दोनों ही जो काम हो चुका है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट वाले में आप एगो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहां टोटली ये वर्जित है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगली एडवर्ब की. नेक्स्ट इज, अगली एडवर्ब जो आपके लिए है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड पूछा भी गया है, वो है बिफोर. कि जैसे हमने बात करी अभी एगो की, जो पीछे की बात थी, उसी तरीके से एक और एडवर्ब है दैट इज बिफोर. ये भी कंपैरिजन करने के लिए बनाई जाती है. जैसे आई हैव डन दिस वर्क बिफोर. मैंने ये काम पहले किया हुआ है. आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, मैंने ये काम पहले किया हुआ है. ठीक है, आई हैव डन दिस वर्क बिफोर. या इसी तरीके से आप कह सकते हो आई हैव सीन दिस फिल्म, मैंने ये फिल्म पहले देखी हुई है. सीन दिस फिल्म बिफोर. यहां पर आप एगो नहीं लगा सकते हो, एगो पास्ट के लिए. ठीक है, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, मैं ये पहले ही देख चुका हूं. अब दोस्तों देखिए, एगो जो इस्तेमाल कर रहे थे वो आप पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल कर रहे थे. बिफोर आप कहां इस्तेमाल कर रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट में. आई हैव सीन दिस फिल्म या आई हैव डन दिस वर्क, वहां पर आप बिफोर का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, इज इट क्लियर? इसी तरीके से एक और एडवर्ब है दोस्तों, एवर सिंस. एवर सिंस, एवर सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक. तब से अब तक, और साथ में इंपॉर्टेंट है लगातार, कि वो काम लगातार चल रहा हो. किसी समय से अब तक वो काम लगातार चल रहा है, वहां पर आप इस्तेमाल करते हो कौन सी एडवर्ब? एवर सिंस. जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि आई रेड दिस बुक 10 years एगो एंड हैव रिमेंबर्ड इट एवर सिंस. कि 10 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी और तब से लेकर अब तक मुझे इसकी कहानी याद है. आई हैव रेड दिस बुक 10 years एगो, या आई रेड दिस बुक 10 years एगो एंड हैव रिमेंबर्ड दिस एवर सिंस. इसकी कहानी मुझे तब से लेकर अब तक याद है. एग्जाम्पल लिख देता हूं, आई रेड दिस बुक 10 years एगो एंड हैव रिमेंबर्ड इट एवर सिंस. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि एवर सिंस किस जगह इस्तेमाल किया जाता है, कि पहले तो आपको ये बताया जाए कि वो काम कब हुआ था, उस समय से लेकर के अब तक ये काम बीच में कभी रुका ही नहीं, मुझे ये किताब तब से लेकर अब तक लगातार याद है. ठीक है, तो वहां पर आप एवर सिंस का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, तब से लेकर अब तक लगातार कोई काम इस तरीके का है. इसी तरीके से आप कह सकते हो जैसे कि माई ब्रदर वेंट टू मुंबई 5 years एगो, मेरा भाई 5 साल पहले मुंबई गया. एंड हैज लिव्ड देयर, और वहां पर वो रह रहा है एवर सिंस, तब से लेकर अब तक वो मुंबई में ही रह रहा है, उसने मुंबई छोड़ी नहीं. ठीक है, तो एवर सिंस का मतलब होता है कि कोई काम किसी समय टाइम पॉइंट से अब तक लगातार होता आ रहा है. ठीक है, वहां पर आप एवर सिंस का इस्तेमाल करते हो. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की बात करते हैं. एक दो और एडवर्ब्स आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इसमें एक और है आपके पास, जैसे समटाइम्स. ठीक है, समटाइम्स एक एडवर्ब है. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इससे मिलती जुलती एक और एडवर्ब, एक और वर्ड होता है. समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी. ठीक है, समटाइम्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी. ही गोज टू दिल्ली समटाइम्स. ठीक है,
ही गोज टू दिल्ली समटाइम्स, कि वो कभी कभी दिल्ली जाता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि इससे इसके जैसा ही एक और वर्ड है समटाइम। सर समटाइम और समटाइम्स, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो दोस्तों ये जान लीजिए कि समटाइम का मतलब होता है कुछ समय। समटाइम का मतलब होता है दोस्तों कुछ समय। और ये जो समटाइम है ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है नाउन। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये नाउन है। और समटाइम्स ये तो सर एडवर्ब है, एडवर्ब की कहानी हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए ही गोज टू दिल्ली समटाइम्स, वो कभी कभी दिल्ली जाता है। गोज को क्वालिफाई कर रहा है ना, कब कब जाता है? समटाइम्स जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब अगर समटाइम को इस्तेमाल करें, ही स्टेड इन दिल्ली या ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? ये नाउन है, कुछ समय, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई छू नहीं सकता ना इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो समटाइम नाउन होती है, समटाइम्स एडवर्ब है। ठीक है, इज इट क्लियर? इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर दोनों क्या एक ही वर्ड है, नहीं, समटाइम्स एडवर्ब है और समटाइम नाउन है। ठीक है, इसी तरीके से एक और हार्डली, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब है हार्डली। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? पूरे जोर से। ठीक है, या पहले मैं आपको हार्ड एक्सप्लेन कर देता हूं। हार्ड का मतलब होता है, जो हार्ड एडवर्ब है उसका मतलब होता है पूरे प्रयास से, पूरी ताकत से। ठीक है, जैसे आवर टीम प्लेड हार्ड इन द वर्ल्ड कप, कि हमारी टीम ने पूरे दम से प्रयास किया या पूरे दम से प्रदर्शन किया वर्ल्ड कप में। आवर टीम प्लेड हार्ड इन द वर्ल्ड कप। इसी तरीके से आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड इन द एग्जामिनेशन, कि मैंने एग्जाम के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप देख रहे हो प्लेड, कैसा खेले? हार्ड खेले, यानी पूरे दमखम से खेले। काम किया, कैसा काम किया? हार्ड काम किया, पूरा परिश्रम लगा दिया। ठीक है, एडवर्ब है यहां पर हार्ड। लेकिन हार्ड जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, जिसका क्या मतलब होता है? कठोर या ठोस। ठीक है, आप कह देते हो ना कि जैसे भाई ये बहुत हार्ड चीज है, दिस मेटल इज वेरी हार्ड, या आयरन इज ए हार्ड मेटल, दिस मेटल इज वेरी हार्ड। ये कैसा धातु है? हार्ड धातु है, कठोर धातु है। ठीक है, तो मेटल की विशेषता बता रहा है ना, एडजेक्टिव है सर। तो वही शब्द दोस्तों देख रहे हो आप, कहीं पर एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब दोस्तों इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसका मतलब होता है हार्डी। हार्डी का मतलब होता है दोस्तों निर्भीक। और ये क्या है? ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये एडजेक्टिव है, निर्भीक या निडर। ठीक है, जैसे इसके लिए एग्जांपल आप ये ले सकते हो, जैसे सम हार्डी मैन, कुछ निर्भीक लोग कहां पहुंच गए? रीच द टॉप ऑफ माउंटेन, पर्वत के ऊपर पहुंच गए। रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, पर्वत के ऊपर पहुंच गए। तो हार्डी, कैसे लोग? हार्डी लोग, निर्भीक लोग। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, एडजेक्टिव है। यहां पर हार्डी एडवर्ब नहीं है, हार्डी कभी भी एडवर्ब नहीं होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब इसमें केवल हार्ड है, केवल ये एडवर्ब है। हार्ड कभी कभी एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हार्डी कभी एडजेक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, हार्डी हमेशा एडजेक्टिव ही रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरीके से एक एक शब्द को आपको एनालाइज करना है। अगर किसी के भी यूज में आपने मिक्सअप कर दिया तो दोस्तों गड़बड़ हो सकती है, वहां पर नंबर आपके जा सकते हैं। और एक एक नंबर का आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोल पता है कि एक एक नंबर आपके लिए किसी नौकरी को प्राप्त करना या गंवाना, उसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए
तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखेंगे और अब बात करते हैं अपने जीएस के क्वेश्चन की। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि अभी रिसेंटली एक भारतीय को बुकर प्राइज से नवाजा गया है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये बताना था कि वो किस किताब के लिए ये बुकर प्राइज दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी हम करेंगे। पहले आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन आपके पास ऑप्शंस थे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, टॉम्ब ऑफ सैंड, द गाइड और फाइन बैलेंस। तो दोस्तों इसका एक्चुअली सही जवाब है ऑप्शन बी, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि ये किस राइटर को दिया गया है। ये हैं मिसेस गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें एक्चुअली इशू है कि गीतांजलि श्री ने जो किताब लिखी थी रेत की समाधि, ठीक है, वो किताब हिंदी में थी, उसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद उस किताब का नाम दिया गया टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको बुकर प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया, उसे बुकर प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बुकर प्राइज है, सर आप स्लाइड में लिख रहे हैं मैन बुकर प्राइज और बोल रहे हैं केवल बुकर प्राइज। इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि दोस्तों ये जो मैन शब्द है, ये एक्चुअली जो पुरस्कार है उसका नाम केवल द बुकर प्राइज है। ठीक है, और बुकर फाउंडेशन है, इंग्लैंड की एक संस्था है जो ये प्राइज देती है। ठीक है, ये प्राइज केवल लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, हर साल दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। ये जो मैन शब्द जुड़ा था बीच में इस पुरस्कार के साथ में, मैन एक्चुअली एक कंपनी थी जो स्पॉन्सर करती थी इस पुरस्कार को। ठीक है, तो जितने साल वो मैन कंपनी ने इस पुरस्कार को स्पॉन्सर किया तब तक इसका नाम रहा दी मैन बुकर प्राइज। ठीक है, तो जैसे ही वो स्पॉन्सरशिप उस कंपनी की हटी, उसके बाद से केवल पुरस्कार का नाम क्या रह गया है, दी बुकर प्राइज। ठीक है, दी बुकर प्राइज। अच्छा, अब इसके अंदर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि बुकर प्राइज दरअसल दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक होता है द बुकर प्राइज और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, अब सर इसकी क्या कहानी है ये भी जान लीजिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब समझिएगा दोस्तों, ये जो दी बुकर प्राइज है ये दिया जाता है केवल उन किताबों के लिए जो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई हैं। ठीक है, जो ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज है। जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो दिया जाता है किसी भी ऐसी किताब के लिए जो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई, चाहे वो हिंदी है, मलयालम है, तेलुगु है, चाइनीज है, जापानीज है, मंदारिन है, अफ्रीकन है, कीनिया की कोई भाषा है, जिम्बाब्वे की कोई भाषा है, किसी में भी हो, लैटिन, ग्रीक या फ्रेंच या स्पेनिश, किसी भी भाषा में, दुनिया की जितनी भाषाएं किसी में भी हो और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी गई, तो उसके बाद में अगर उस किताब को पुरस्कार मिलता है तो वो कहलाएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और अगर वो किताब एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई और पुरस्कार मिलता है तो कहलाएगा दी बुकर प्राइज। दो कैटेगरी में दोस्तों दिया जाता है। तो जो गीतांजलि श्री की किताब है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको जो पुरस्कार मिला है दोस्तों ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज कैटेगरी में मिला है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया आपको वो प्रेस्टिजियस अवार्ड का नाम क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कि ये उस कैटेगरी में दिया जाता है कि वो किताब इंग्लिश लैंग्वेज में ओरिजिनली नहीं लिखी गई, वो किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसे ट्रांसलेट इंग्लिश लैंग्वेज में कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे प्रयास को सराहने के लिए कमेंट सेक्शन में जा करके अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और कुछ और सजेशंस हो तो प्लीज़ आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर एक बार आपसे विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक ये फ्री वीडियोस पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। अगली मुलाकात में अगले टॉपिक के साथ एक नई फ्रेश वीडियो लेकर के आप सबके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।